वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। और आज का टॉपिक जो है वो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड है। टॉपिक्स की अगर बात करेंगे तो टॉपिक्स में आप पढ़ोगे आज पहले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट सेशन पढ़ाने वाला हूँ, कराची सेशन का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ, इससे पहले मैं शुरू करूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री पीडीएफ नोट्स ड्रीम हाई एकेडमी, JKSSB और JKPSC के नाम पे। आप ये नोट्स न कि JKSSB के जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम है उसके लिए यूज़ कर सकते हो, सब इंस्पेक्टर के लिए यूज़ कर सकते हो, इंस्पेक्टर के लिए यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी हिस्ट्री का सिलेबस है। और ख़ासतौर पर अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो केएस के लिए, तो ये नोट्स मुफीद है, यानी आपके लिए ये सफिशेंट नोट्स है। तो आप इससे अपने नोट्स फिर खुद बना सकते हो। जी हाँ, तो पहले मैंने आपसे कहा था कि हम ये चीज़ें आज डिस्कस कर लेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, कराची सेशन बाद में ऐड किया मैंने, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, अब आगे बढ़ लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये गांधी जी ने लॉन्च किया, और ये क्यों लॉन्च किया, इसकी एक अलग सी एक वजह है। जी हाँ, अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। गांधी जी गेव 11 डिमांड्स। गांधी जी ने कितने डिमांड दिया? 11 डिमांड्स। किसको दिया? लॉर्ड इरविन को, उस वक़्त के वाइसराय को। कहा कि ये डिमांड्स आप फुलफ़िल करो, हमारे ये डिमांड्स को आप फुल करो। चलो मान लेते हैं। 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 तक इसने ये डिमांड दी। किसने? गांधी जी ने। किसको? लॉर्ड इरविन को। गांधी जी को फुल सपोर्ट था किनका? कांग्रेस का। तो इसीलिए ये एक डिमांड दी, और उसके बाद और कहा कि आप ये डिमांड्स फुलफ़िल करो, वरना हम एक मूवमेंट चलाने वाले हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कोई इसमें ख़ास तवज्जो नहीं दिया। तो बाद में पढ़ लेते हैं वो, और ये देख लेते हैं कि डिमांड क्या क्या थी। 11 डिमांड्स कौन कौन सी थी। जी हाँ, जिसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो लेके आया हूँ मैं। रिडक्शन ऑन एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी। जी हाँ, गांधी जी ने कहा कि जो 50% आप एक्स्ट्रा खर्चा करते हो आर्मी पे, नो डाउट आपको आर्मी चाहिए यहाँ पे रखने के लिए, ताकि आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ के जो मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल कर सकते हो, आप कीजिए। लेकिन 50% आप खर्चा अगर आप उससे कम करोगे तो क्या यहाँ की जो गुर्बत है, गरीबी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद टू रिलीज़ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उनको रिलीज़ करो, उनको छोड़ा जाए। रिड्यूस टैक्सेस ऑन द लैंड। जो भी आप टैक्सेस लगाते हो उसको रिड्यूस करो, ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, ये वाला इम्पॉर्टेंट बन जाता है। सॉल्ट लॉ, एबॉलिश सॉल्ट। जी हाँ, ये इसका मतलब है एबॉलिश सॉल्ट मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती थी, ये जो सॉल्ट था ये गवर्नमेंट खुद बनाती थी, लोगों को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, मैन्युफैक्चर सॉल्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो क्या कहा कि आप इसको एबॉलिश करो, ये गांधी जी ने डिमांड में रखा था। बट ऑल वर रिजेक्टेड बाय इरविन। लॉर्ड इरविन ने, वाइसराय ने क्या किया? रिजेक्ट किया। ठीक है, अब रिजेक्ट अगर ये किया तो अब यहाँ पे एक स्टार्ट होता है डांडी मार्च, जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ इसे शुरू होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जब गांधी जी को 31 जैन 1930 तक कोई जवाब नहीं मिला, तो गांधी जी ने क्या किया? लॉन्च किया एक मूवमेंट जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये कहाँ, इसका नाम क्या था? डांडी मार्च। कब ये हुआ लॉन्च? 12 मार्च को। डांडी मार्च 12 मार्च को। डांडी एक विलेज है, ठीक है, कोस्टल विलेज। गांधी जी अलॉन्ग विथ हिज 78 मेंबर्स फ्रॉम द साबरमती आश्रम। कहाँ से? साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट हुआ। ये डांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से होगी? साबरमती आश्रम, एंड रीच्ड कोस्टल विलेज डांडी 385 किलोमीटर्स 240 माइल्स। जी हाँ, 12 मार्च को ये स्टार्ट हुई, ये याद रख लीजिएगा। 12 मार्च को ये स्टार्ट हुई डांडी मार्च। जी हाँ, 78 मेंबर्स थे पहले, और ये कहाँ से शुरुआत की? 12 मार्च को साबरमती आश्रम से। और रिड्यूस
और रीच्ड कोस्टल विलेज डांडी कितने किलोमीटर्स क्रॉस करके? 385 किलोमीटर्स, जिस जो बनता है 240 माइल्स। अब इम्पोर्टेंट इसमें ये है अब इम्पोर्टेंट इसमें ये है 385 किलोमीटर्स, 385 किलोमीटर्स कोई छोटी बात नहीं है कि चल के जाना, लेकिन एक दिन में नहीं गए, ये एक महीने में चले गए। डांडी 385 किलोमीटर्स। और इसमें क्या था, एक सांग बोला जाता था, आपने देखा होगा मुन्ना भाई MBBS सेकंड वाली, जो उसका जो पार्ट सेकंड था, कंपाइल्ड बाय दिगंबर। याद रखिएगा ये सांग किसने कंपाइल किया, एग्जाम में आ सकता है। सांग कंपाइल्ड बाय दिगंबर। नाम है सांग का रघुपति राघव राजा राम। जी हाँ, ये वाला रघुपति राघव राजा राम एंड सो ऑन। जी हाँ, ये सॉन्ग कहते कहते हर दिन ये चलते थे। ये एक सॉन्ग था, ये कंपाइल किसने किया था? दिगंबर ने। और ये सॉन्ग कब यूज हुआ, कब बोला गया? डांडी मार्च के दौरान। जी हाँ। अब कहा जाता है एवरेज 10 माइल्स पर डे गांधी जी क्या करते थे, वो चलते थे। गांधी जी पर डे 10 माइल चलते थे और लोग उसके साथ होते थे। वो क्या करते थे, इंक्लूडिंग मीटिंग्स होती थी, स्पीचेस करते थे, वो पब्लिक स्पीचेस करते थे, लोगों को जागरूक करते थे, लोगों को बोलते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ लेके चला। गांधी जी इट टुक गांधी जी 25 डेज टू रीच डांडी। डांडी जो कोस्टल विलेज है, गांधी जी को कितना समय लगा? 25 दिन। 25 दिन लगे। जी हाँ। ऑन 6 अप्रैल, याद रख लीजिएगा, ऑन 6 अप्रैल 1930, ऑन 6 अप्रैल 1930, याद रख लीजिएगा, ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी टुक salt in his hand and broke salt law. गांधी जी was arrested. अब गांधी जी को क्या किया? अरेस्ट किया वहां पे। गांधी जी ने कब साल्ट लॉ ब्रोक किया? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को, जी हाँ, 6 अप्रैल 1930 को। और इट टुक गांधी जी 25 डेज, 25 दिन लगे उसे यहाँ तक पहुँचने में। इसके बाद जब उन्होंने ये साल्ट लॉ ब्रोक किया, गांधी जी को अरेस्ट किया गया। अब जब अरेस्ट किया तो अब ये मूवमेंट जो है लीडरलेस हो जाता। लेकिन वहाँ पे अब्बास तैयब जी टुक द हेलम ऑफ अफेयर्स। अब्बास तैयब जी ने क्या किया, वो लीडर बने। लेकिन ही वॉज ऑल्सो अरेस्टेड, उसको भी अरेस्ट किया। लेकिन उसके बाद देन नाइट एंगेल ऑफ सरोजिनी नायडू बिकेम द लीडर। नाइट एंगेल, जिसे नाइट एंगेल का खिताब मिला है, सरोजिनी नायडू, उसने इस मूवमेंट को आगे चलाया। अब देखिए यहाँ पे एक ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन किसको लिखते हैं? गांधी जी को। क्या लिखते हैं? इरविन रोट टू गांधी जी। क्या लिखते हैं? ये इंपॉर्टेंट याद रखना इसको हमेशा। यू हैव प्लान एन इंटेलिजेंट इशू अराउंड द सॉल्ट। आपने क्या किया है? एक प्लान किया है, एक इंटेलिजेंट इशू अराउंड द सॉल्ट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसका मतलब इसका सीधा मतलब निकलता है कि लॉज के खिलाफ जाना। जो लॉज इन्होंने बनाए थे उसके खिलाफ। खासतौर पर ये साल्ट लॉ जो था, ये बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो साल्ट के आसपास लोगों को जाने नहीं देती थी। अब पढ़ लेते हैं आगे थोड़ा सा। खान अब्दुल गफ़ार खान, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया, बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। आल्सो नोन एज बादशाह खान। जी हाँ, इसे क्या कहा जाता है? बादशाह खान। इसे कहा जाता है बादशाह खान। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक टीम बनाई, खान अब्दुल गफ़ार खान, आल्सो नोन एज बादशाह खान। इसी दौरान सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान एस्टैब्लिश्ड अ ब्रिगेड ऑफ वॉलंटियर्स। अब एक ब्रिगेड बनाया गया, एक फौज बनाएगी, अपने अपने जो है टोलियाँ बनाएगी, ग्रुप्स बनाए गए। नाम क्या था इसका? खुदई खुद खिदमतगार। याद रख लीजिएगा, खुदई खुद में खिदमतगार, खुदई खिदमतगार, ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट्स। और इनका नाम रेड शर्ट्स भी कहा जाता है। ये रेड शर्ट्स किसने बनाया था? खान अब्दुल गफ़ार खान ने। इसे क्या भी कहा जाता था? खुदाई खिदमतगार। ये हमेशा याद रख लेना, ये हमेशा याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है एक गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट, याद रख लीजिएगा, गांधी इरविन पैक्ट, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है।
अब ये गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है। देखिएगा बुक्स में आपको मिलेगा गांधी इरविन पैक्ट, लेकिन दिल्ली पैक्ट नहीं बोला जाएगा। क्वेश्चन में अगर आपका क्वेश्चन कभी कभार पूछा गया कि विच एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दिल्ली पैक्ट, सॉरी गांधी इरविन पैक्ट इज ऑल्सो नोन एज विच पैक्ट, तो आप बता सकते हो अगर आपको पता होगा दिल्ली पैक्ट। ये कब शुरू होता है? 17 फेब और 5 मार्च को चलता है। 17 फेब को चलता है ये गांधी इरविन पैक्ट के डिस्कशंस, और 5 मार्च को कंप्लीट होता है 1931, 5 मार्च 1931। अब इसमें क्या क्या डिमांड करता है गांधी जी, आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। विड्रॉवल ऑफ ऑल ऑर्डिनेंसेस एंड पेंडिंग प्रोसिक्यूशंस, कहा कि आप लोगों ने जो लॉज बनाए हैं उसको विड्रॉ कीजिए, खासतौर पर वो लॉज जो लोगों के खिलाफ है एक। और उसके बाद पेंडिंग प्रोसिक्यूशंस, जो पेंडिंग प्रोसिक्यूशन है, जो आप लोगों को जेलों में बंद करके रखा है, जिनको सजाएं सुनाई गई है, बाकी वगैरह वगैरह, उनको भी क्या करो, उसको विड्रॉ करो, ठीक है। रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाए। उसके बाद परमिशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट इन कोस्टल विलेज, कोस्टल विलेज में लोगों को साल्ट बनाने की उनको दिया इजाज़त देनी चाहिए, ठीक है। अब इरविन ने क्या किया, देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इरविन ने क्या की, इरविन ने 2 पॉइंट्स वर एक्सेप्टेड बाय इरविन, 2 पॉइंट्स वर नॉट, सॉरी 2 पॉइंट्स वर नॉट एक्सेप्टेड बाय इरविन। अब ये कौन कौन से पॉइंट्स थे? एक तो पब्लिक इंक्वायरी ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पब्लिक इंक्वायरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने, जिनको अरेस्ट किया गया है, पब्लिक जिन्होंने तोड़फोड़ की है या मारदार की है, खासतौर पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब चल रहा था, तो हम क्या करेंगे, वो उनकी इंक्वायरी बंद नहीं करेंगे, उनको इंक्वायरी उनके खिलाफ चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद साइनिंग पैक्ट जो हुआ था, जी हाँ, गांधी इरविन पैक्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट, जो साइन हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा दचका लगा इंडियन नेशनल कांग्रेस को, गांधी जी को। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट 17 फेब से लेके 5 मार्च तक चलता है, जी हाँ। और उसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वर एग्जीक्यूटेड इन लाहौर जेल एट हुसैनवाला। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस आप लोगों ने पढ़ा, उसके जुर्म में इन तीनों को क्या किया जाता है? हैंग किया जाता है, उनको फांसी दी जाती है। अब तक तो गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था, लेकिन ये ऐसा एक्ट क्यों किया ब्रिटिशर्स ने, यानी ब्रिटिशर्स ने नहीं माना। मैंने आपसे यही कहा था ना, यहाँ पे भी मैंने लिखा, आप देख सकते हो। 2 पॉइंट्स वर नॉट एक्सेप्टेड बाय इरविन, कौन कौन सी? पब्लिक इंक्वायरी ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिन लोगों ने, जिनके खिलाफ इंक्वायरी चलेगी वो चलती रहेगी। और जो पैक्ट हुआ था हमारा साइन, उसमें क्या था कि 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को इन्होंने एग्जीक्यूट किया लाहौर जेल में और हुसैनवाला में, और कहा जाता है कि वहाँ ही क्रिमेंट किया, यानी सीक्रेटली, किसी को बताया भी नहीं इसके खिलाफ, इसके बारे में। अब यहाँ पे होता है, अब यहाँ पे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जी हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। ये कब होती है? जी हाँ, आप देख सकते हो। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 12 मार्च 1930 को। याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने इसमें लिखा है इसके बारे में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा है। इसमें ऐसा होता है कि इनाग्रेट किया जाता है किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा। किंग जॉर्ज फिफ्थ इनाग्रेट करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको क्यों कहा जाता है? जी हाँ, उस दौरान, उस समय ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश जब पार्लियामेंट में कहीं पे भी जब कोई मीटिंग करते थे, तो एक गोल टेबल हुआ करता था, एक मेज़ हुआ करता था, तो उसके अराउंड जो है वो चेयर्स लगाए जाते थे और सारे मसले डिस्कस किए जाते थे। तो इसीलिए इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझे। उसके बाद इसको इनॉग्रेट कौन करते हैं? किंग जॉर्ज फिफ्थ। इसको प्रिजाइड करते हैं, इस मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? राम से मैकडोनल्ड। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात,
हमेशा पूछी जाने वाली चीज़, पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है ये है कि कांग्रेस बाइकॉटेड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांग्रेस बाइकॉटेड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस बाइकॉटेड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ तक तो ये बात चली, ये थोड़ा सा मैंने बीच में ऐड किया, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे चलते हैं फिर से, ये वाला जो लाहौर के बाद जब ये इंसिडेंट होता है, 29 मार्च 1931 को कराची सेशन होता है। 29 मार्च यानी 23 मार्च को किसको फांसी दिया जाता है? भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। और उसके बाद 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद 29 मार्च को 1931 1931 को क्या होता है? एक हिस्टोरिकल कराची सेशन होता है। जी हाँ, हिस्टोरिकल कराची सेशन। अब इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? इस कराची सेशन के प्रेसिडेंट होते हैं सरदार पटेल। याद रख लीजिएगा, सरदार पटेल। गांधी जी क्या कर रहे थे? गांधी जी जा रहे थे इस सेशन में हिस्सा लेने के लिए, इस जो आईएनसी का सेशन था इसमें हिस्सा लेने के लिए। लेकिन वहाँ पे लाहौर में, पाकिस्तान में, ग्रीटेड विद ब्लैक फ्लैग्स। क्यों ग्रीट किया ब्लैक फ्लैग से? अब इसमें है ना एक मतलब अपोज, यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि गांधी जी को ग्रीटेड विद ब्लैक फ्लैग्स। मैंने अभी कहा कि 23 मार्च को, जी हाँ 23 मार्च को गांधी जी, सॉरी सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी जाती है। ठीक है, गांधी जी यहाँ तक एक पैक्ट साइन करते हैं 5 मार्च को, गांधी इरविन पैक्ट। और इसमें ये डिमांड भी करते हैं और पीपुल, लोग ये कहते हैं कि गांधी जी वाज नॉट एबल टू सेव द लाइफ ऑफ 3 ब्रिगेड्स। कौन कौन से? राजगुरु, सुखदेव एंड भगत सिंह। तो इसीलिए गांधी जी को क्या किया जाता है? ग्रीटेड विथ ब्लैक फ्लैग्स, ग्रीटेड विथ ब्लैक फ्लैग्स। आगे बढ़ लेते हैं। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप आज पढ़ते हो फंडामेंटल राइट्स, आप आज पढ़ते हो हिंदुस्तान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, लेकिन फर्स्ट डिमांड, पहली डिमांड फंडामेंटल राइट्स की कब और किस प्रेसिडेंट के दौरान की गई थी? रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाज पास्ड इन कराची सेशन। रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाज पास्ड ऑन कराची सेशन। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पहली बार किस सेशन में फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन पास किया गया था? तो कराची सेशन, इसीलिए इसको हिस्टोरिकल कहा जाता है। उसके बाद एक और रेजोल्यूशन पास किया जाता है, रेजोल्यूशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज पास्ड। रेजोल्यूशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज पास्ड। जी हाँ, याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाज पास्ड। क्यों पास किया गया फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन? क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी गुस्से में था उस वक्त, और उन्होंने एक डिमांड की कि हमें कुछ नहीं बस बल्कि फंडामेंटल राइट्स चाहिए। फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक राइट्स हमें वो चाहिए। उसके बाद हम सिर्फ फंडामेंटल राइट से खुश नहीं होंगे, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए। रेजोल्यूशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो पास्ड। ये डिमांड्स थी। जी हाँ, अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये रखने वाली है कि जो सरदार पटेल थे, इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। गांधी जी को ब्लैक फ्लैग से क्यों ग्रीट किया गया? क्योंकि वो बिकॉज ऑफ गांधी इरविन पैक्ट कुछ दिन पहले साइन हुआ था, कुछ 2 वीक्स से पहले, यानी 5 मार्च को 1931 को साइन हुआ था। और 23 मार्च को 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हैंग किया गया। तो ये चीज़ें थी इसमें इम्पॉर्टेंट। अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे, एक और चीज़ की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर से मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा आपको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड, अब आप क्या कहोगे यार, हमने तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ा, उसमें ज़्यादा कुछ जानने वाला नहीं था। जी हाँ, उसमें सिर्फ 2 चीज़ें आप इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस ने बायकॉट किया और उसको इनाग्रेट किसने किया? किंग जॉर्ज फिफ्थ ने। और प्रिजाइड कौन कर रहे थे? राम से मैकडोनल्ड। बात ख़त्म। इतना सा इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इतना सा इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या है।
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है 7 सितंबर से लेके 1931 दिसंबर को, यानी 2 महीने चलता है। ऑलमोस्ट ये 2 से 3 महीने चलता है। जी हाँ, 2 से 3 महीने लगभग, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नो डाउट राइट, 2-3 महीने चलता है, 3-4 महीने। खैर, महीनों से हमें कुछ भी नहीं, लेकिन हमें देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। गांधी जी वॉज सोल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम INC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In first roundtable conference, Congress, Indian National Congress boycotted, and in second roundtable conference, Gandhiji was sole representative from Indian National Congress. Khali, only one person participated, that is Gandhiji in second roundtable conference. अब यहाँ पे क्या चीज़ें होती है डिस्कस। पहले सेपरेट इलेक्टोरेट, जो सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया था, इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत, हिंदूज़ को अलग, मुस्लिम्स को अलग, उसके बाद सिख्स को अलग, क्रिश्चियंस को अलग, उसके बाद क्रिश्चियंस के साथ साथ और एक चीज़ उन्होंने ऐड की थी, माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़, जी हाँ, माइनॉरिटीज़। तो वहाँ पे क्या था कि गांधी जी ने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, जॉइंट इलेक्टोरेट। जॉइंट इलेक्टोरेट का मतलब है हम जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, हमें ये इलेक्टोरेट चाहिए। और जो माइनॉरिटी आपने इशू किया है उसको वापस ले जाओ। यानी हमारे देश में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, वी आर ऑल इक्वल। जी हाँ, वी आर ऑल इक्वल। ये कौन कहता है? ये गांधी जी इनके साथ डिस्कस करता है। अब देखते हैं बात क्या बनती है यहाँ पे। जी हाँ, नो कंक्लूजन वॉज ड्रॉन। इससे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कोई फ़ायदा या कोई ऐसा मकसद मतलब नहीं निकलता है। नो कंक्लूजन वॉज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बात किस पे होती है? सेपरेट इलेक्टोरेट, जॉइंट इलेक्टोरेट, माइनॉरिटी इशू, ठीक है। लेकिन गांधी जी जब वापस आ गए ना, जब दिसंबर में वापस आ गए 1931 को, तो क्या किया गांधी जी ने? गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो उन्होंने बंद किया था आफ्टर द, जो हैंग किया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। उसके बाद गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेन। गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है, और गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है जब एक बार फिर ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या, कौन सा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, पहली बार आप हमें बताइएगा कि पहली बार कांग्रेस को कब डिक्लेयर किया गया इलीगल बाय ब्रिटिश? इलीगल बाय ब्रिटिश। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वाज डिक्लेयर्ड इलीगल फर्स्ट टाइम बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि कांग्रेस जो है ये एक इलीगल एसोसिएशन है। ये एक इलीगल एसोसिएशन है। क्यों इलीगल एसोसिएशन है? क्योंकि एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट, जॉइंट इलेक्टोरेट, माइनॉरिटीज इशू, यानी इन्होंने कुछ अच्छे डिमांड्स रखे, और उसकी वजह से बाद में गांधी जी वापस एम्प्टी हैंडेड वापस आ गए, क्योंकि कोई कंक्लूजन नहीं बना। गांधी जी ने कहा कि हमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को फिर से स्टार्ट करना चाहिए, और गांधी जी अरेस्ट किया गया, गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है, और यहाँ से कांग्रेस को किया जाता है डिक्लेयर क्या? फर्स्ट टाइम इलीगल एसोसिएशन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल फर्स्ट टाइम। कब किया जाता है ये याद रख लेना, ये 1931 में। आगे बढ़ लेते हैं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देखिए हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ा, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अभी पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस बिल्कुल बाइकआउट कर लेता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद हम आगे पढ़ लेंगे कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हो जाता है कि गांधी जी क्या है कि गांधी जी स्टार्ट कर लेते हैं, वहाँ से आके कोई खास इसमें नताइज हासिल नहीं होते हैं, कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता है इससे। तो गांधी जी फिर से स्टार्ट कर लेते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नो कंक्लूजन वाज ड्रॉन, एंड गांधी जी वाज द ओनली सोल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस हु पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये कब स्टार्ट होता है? 17 नवंबर टू 24 दिसंबर। ऑलमोस्ट 1 महीने तक ये एक कॉन्फ्रेंस चलती है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1932 को होर वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? होर, जी हाँ, होर वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। होर वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बात यहाँ तक तो ठीक है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो होर थे। 46 लॉयल and friend to Britishers were
एक तरह से उनको कहा गया। 46 लॉयल, यहाँ पे मैंने छोटा सा एक पॉइंट लिखा है मैंने, 46 मेंबर्स को क्या किया गया, इनवाइट किया गया थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब ये कौन कौन से थे? लॉयल कह सकते हैं हम, जो ब्रिटिशर्स में की बात को मानते थे, हाँ में हाँ मिलाते थे। 46 लॉयल टू ब्रिटिशर्स, जो लॉयल होते थे ब्रिटिशर्स को, हमेशा ब्रिटिशर्स की हाँ में हाँ मिलाते थे, उनको इनवाइट किया गया किस में? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। कब होती है? 17 नवंबर टू 24 दिसंबर 1932। लेकिन इंपॉर्टेंट है इसमें, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे इंसान है जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया। नेम द पर्सन हु पार्टिसिपेटेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। जी हाँ, B.R. अम्बेडकर पार्टिसिपेटेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। जी हाँ, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके सामने, who was the person who participated in all the 3 round table conferences? That is B.R. Ambedkar। जी हाँ, B.R. Ambedkar participated in all the 3 round table conferences। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात तो सही है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करने वाला हूँ कि पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिमिलर क्या चीज़ है? पहले में कांग्रेस बाइकआउट कर लेती है, याद रख लेना। सेकंड में क्या होता है कि कांग्रेस शामिल होती है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक रिप्रेजेंटेटिव जाती है, गांधी जी जाते हैं, और इससे क्या होता है, कुछ खास नताइज नहीं मिलते, रिजल्ट्स कुछ खास नहीं आते हैं, तो गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस को कहा जाता है इट इज़ एन इलीगल एसोसिएशन, और इलीगल करार दिया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम। जी हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये जानना है कि कब से कब तक था, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक। और इसके साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे होर, थे सेक्रेटरी ऑफ सैम्यूल होर, इनका नाम है सैम्यूल होर। और यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन मैं रख लेता हूँ कि इस वक्त जब ये 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, तो गवर्नर जनरल या जिसे वाइस राय भी कहा जाता है, वो कौन थे? तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो कि वो कौन थे जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। हु वाज द थर्ड, सॉरी, हु वाज द गवर्नर जनरल एंड वाइस राय ऑफ इंडिया व्हेन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वाज हेल्ड। जी हाँ, जब ये तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे? जी हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो मैंने यहाँ पे लिखा है, डेलिबरेटली मैंने जो है गवर्नर जनरल का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक सीरीज़ में गवर्नर जनरल का जो सारे जो गवर्नर जनरल्स हैं उनमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, यानी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो और B.R. Ambedkar was the only person who participated in all the 3 round table conferences। जी हाँ, तो आप इसको रिपीट कीजिएगा, रिकेप कीजिएगा एक दो बार, उसके बाद हम पढ़ेंगे। ये वीडियो मैं आज ही पढ़ा लेता, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक बहुत बड़ा है, और यही है, ये फ्रीडम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यहीं से आप ये कह सकते हो कि आज़ादी की जो है एक बेस बन जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से एक शुरुआत हो जाती है आज़ादी की इंडिया के लिए। तो ये जो आज का लेक्चर था, इसकी जो नोट्स है, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप नोट्स भी हमें मांग लेते हो, कि कहते हो कि हमें नोट्स चाहिए। जी हाँ, हम नोट्स आपको बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन साथ में एक और चीज़ मैं आपको ऐड करूँगा कि हम नोट्स, जो हमारा चैनल है ड्रीम हाई एकेडमी, वहाँ पे आप जाके नोट्स को फैच कर सकते हो, ले सकते हो। और जी हाँ, एक और बात यहाँ पे, यू कैन लाइक अवर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, और आपका जो फीडबैक है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था आज का लेक्चर। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं अब जो JNK का जो क्लास 4th का एग्ज़ाम है, उसके लिए जनरल स्टडीज़ का पोर्शन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और हर एक, जैसे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ज्योग्राफी को 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वन लाइनर होंगे क्वेश्चंस, हम वन लाइनर क्वेश्चंस, वो डिपेंड करेगा, 1000 क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे, 500 क्वेश्चंस होंगे, कितने बन जाएंगे वो 2 लेक्चर्स में, तो वो थोड़ा सा मैराथन लेक्चर्स बन जाएंगे। तो आपको वो पढ़ लेना है, जो भी आपके जो भाई है, आपके जो दोस्त है जो क्लास 4th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग मैराथन सेशंस लेके आएंगे।
यानी वन लाइनर क्वेश्चंस, ज्योग्राफी में भी, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी, टूरिज्म में भी, सारा जो है वो हम विद इन 1 वीक कवर कराएंगे रिकेप। उसके लिए हम अलग से एक जो है पोस्ट डालेंगे फेसबुक पे और बाकी जो साइट्स है जहाँ जहाँ पे हमें चाहिए कि हम लोग तक ये बात पहुँचाए, तो आप इसको देख सकते हो। तो थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। लेके आते हैं हम एक और लेक्चर आपके लिए, और आप इसको रिपीट कीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थोड़ा सा आप खुद भी देख लीजिएगा। थैंक यू गाइस।